नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली पर आप सभी का स्वागत है। प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल इन ईएमआरएस एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी केवीएस एनवीएस के सिलेबस से संबंधित मेरे चैनल पर बहुत सारे कंटेंट हैं, वो अवेलेबल है। आपके सिलेबस का कोई भी पार्ट छूट ना जाए, इसलिए मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए एमसीक्यू ऑन परचेज प्रोसीजर एज पर जीएफआर 2017 पार्ट 8। क्योंकि परचेज प्रोसीजर पर बहुत सारे क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाएंगे, इसलिए कोई भी पार्ट है वो छूट ना जाए, कोई भी कोना लेफ्ट ना हो जाए, छूट ना जाए, इसलिए परचेज प्रोसीजर है उसको भी समझना जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 141, where the ministry or department considers it necessary to seek competitive offers from abroad for any goods, it may send copies of the notice inviting tender to। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब समझते हैं। जहां मंत्रालय विभाग किसी सामान के लिए विदेश से प्रतिस्पर्धी प्रस्तावों की मांग करना आवश्यक समझता है, वह निविदा आमंत्रित करने वाले नोटिस की प्रतियां निम्नलिखित को भेज सकता है। मतलब कि कोई भी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री चाहता है कि उसके लिए जो सामान है उसको सप्लाई करने वाले या सप्लायर है, मैन्युफैक्चरर हैं, वो विदेशी हों, या मतलब कि सभी जगह से लोग हैं वो आए और ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें। तो फोकस किया गया है कि विदेशी प्रतिस्पर्धी भी भाग ले, तो उनको आमंत्रित करने के लिए किस माध्यम से निविदा फॉर्म है वो दिए जाएंगे। ऑप्शन देखते हैं। ए, द इंडियन एम्बेसीज अब्रोड। बी, द फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया। सी, बोथ ए एंड बी। डी, नन ऑफ दी अबोव। इसका सही उत्तर होगा सी। भारत के जो राजदूत विदेशों में हैं उनके माध्यम से टेंडर हैं वो सप्लाई किए जाएंगे। नोटिस है वो एम्बेसीज में चस्पा किया जाएगा। साथ में ही हमारे देश में जो विदेशी राष्ट्रदूत हैं, विदेशी राजदूत हैं, उनके एम्बेसीज में नोटिस है वो चस्पा किया जाएगा, उनको सूचना दी जाएगी। और जो भारत में स्थापित राजदूत है, कार्यालय है, वो अपने देश के अपने अलग अलग देशों में वो नोटिस है वो भेजेंगे, और तब जा करके हमारे देश में फॉरेन प्रतिस्पर्धी हैं या फॉरेन प्रतिस्पर्धी विदेशी प्रतिस्पर्धी हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 142। ऑर्डिनरीली द टाइम अलाउड फॉर सबमिशन ऑफ बिड्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस इनवाइटिंग टेंडर और अवेलेबिलिटी ऑफ बिडिंग डॉक्यूमेंट फॉर सेल विच एवर इज लेटर शुड बी। मतलब क्या है कि आमतौर पर निविदा आमंत्रित करने की सूचना के प्रकाशन या बिक्री के लिए बोली दस्तावेज की उपलब्धता जो भी बाद में हो से बोलियां जमा करने के अनुमत समय होना चाहिए। बहुत सीधा सा मतलब निकल रहा है कि जो निविदा फॉर्म है जमा करने की जो अंतिम दिनांक है वो सामान्य रूप से क्या रखी जाती है। ऑप्शन ए मिनिमम 3 वीक्स। बी मैक्सिमम 3 वीक्स। सी मिनिमम 4 वीक्स। डी मैक्सिमम 4 वीक्स। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, मिनिमम 3 वीक्स। जो निविदा जिस दिन से सूचना जारी हुई है उसके 3 सप्ताह के अंदर, मतलब 21 दिनों के अंदर वो निविदा है, वो निविदा फॉर्म है वो जमा करने की अंतिम दिनांक होगी। या बोली दस्तावेज की उपलब्धता जिस दिन से फॉर्म बिकना शुरू हुए हैं उसके 21 दिनों के अंदर है वो निविदा फॉर्म है वो सप्लायर है उनको जमा कर देने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, दिनों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 143। लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी शुड बी यूज्ड फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब एलटीई में लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में कितनी कितनी मात्रा तक, कितने अमाउंट तक परचेजिंग की जा सकती है। क्वेश्चन का हिंदी अर्थ देखते हैं। अनुमानित मूल्य के माल की खरीद के लिए सीमित निविदा पूछताछ का उपयोग किया जाना चाहिए। सीमित निविदा पूछताछ है वो कितने रुपए से
कितने रुपए की खरीद तक के लिए वैल्यूएबल है, कितने रुपए की खरीद तक उसकी लिमिट निर्धारित की गई है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए अप टू ₹15 लाख, बी अप टू ₹25 लाख, सी अप टू ₹15 लाख, सी अबव ₹15 लाख, डी अबव ₹25 लाख। तो इसका सही उत्तर आपने निश्चित रूप से सोच लिया है। करेक्ट आंसर होगा बी, अप टू ₹25 लाख। 25 लाख तक की खरीद है वो की जा सकती है, किसके द्वारा? लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी द्वारा, एलटीई के द्वारा। और लिमिट से संबंधित भी कई सारे क्वेश्चन हैं, वो पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशंस के लिए। क्या एग्जामिनेशंस में, तो आप एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं। क्वेश्चन 143 है, वो 25 लाख तक की जो खरीदी करता है कोई डिपार्टमेंट या मंत्रालय, तो उसकी लिमिट है वो एलटीई के थ्रू होगी 25 लाख तक की। क्वेश्चन नंबर 144, in a limited tender inquiry, bidding documents may be sent to the registered suppliers for the goods to be purchased by। मतलब है कि सीमित निविदा पूछताछ में पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को खरीदे जाने वाले सामान के लिए बोली दस्तावेज भेजे जा सकते हैं, द्वारा किसके माध्यम से भेजे जा सकते हैं? ऑप्शन ए स्पीड पोस्ट, ऑब्लिक रजिस्टर्ड पोस्ट, बी कुरियर, सी ईमेल, डी एनी ऑफ दी अबव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है वो केवीएस और एनवीएस एग्जामिनेशन में पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं इसको। कि जो लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी है, वहां पर आपको निश्चित रूप से पता होगा कि रजिस्टर्ड सप्लायर होते हैं। रजिस्टर्ड सप्लायर है वही लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो कोई डिपार्टमेंट है, मंत्रालय है, वो उन रजिस्टर्ड सप्लायर को किस माध्यम से अपने बिड डॉक्यूमेंट्स हैं वो भेजेंगे। तो ऑप्शन देख रहे हैं हम यहां पर, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, एनी ऑफ दी अबव। स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजे जा सकते हैं या रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भी भेज सकते हैं, कुरियर के माध्यम से भेजे जा सकते हैं, या ईमेल के माध्यम से भी रजिस्टर्ड सप्लायर को डॉक्यूमेंट्स हैं वो भेजे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 145, इन ए लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी द नंबर ऑफ सप्लायर फर्म्स शुड बी। ऑप्शन देखते हैं। ए मिनिमम 3 फर्म्स, बी मैक्सिमम 3 फर्म्स, सी मिनिमम 5 फर्म्स, डी मैक्सिमम 5 फर्म्स। करेक्ट आंसर इज ए। इसका सही उत्तर हो जाएगा मिनिमम 3 फर्म्स। लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी के लिए कंडीशन ये रखी गई है कि जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स होते हैं, वो रजिस्टर्ड सप्लायर्स हैं वो कम से कम 3 होने चाहिए। और 3 से कम अगर रजिस्टर्ड सप्लायर है वो इंटरेस्ट लेते हैं, तो वो टेंडर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो लिमिटेड टेंडर के लिए मिनिमम फर्म है जो कि इंटरेस्ट लेने चाहिए, मतलब टेंडर सबमिट करने चाहिए, वो संख्या हो जाएगी 3। तो हमारा ऑप्शन है ए सही होगा। क्वेश्चन देखते हैं अगला 146, सिंगल टेंडर इंक्वायरी में बी रिस्टोर्ड इन केस। मतलब है कि कौन से मामले में एकल निविदा पूछताछ का सहारा लिया जा सकता है। मैंने अपने वीडियो में टेंडर के टाइप बताए हैं। सबसे पहले क्या है, ओटीए, ओटी होता है ओपन टेंडर इंक्वायरी, या जीटी होगा। इसके साथ में ही लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी होती है, सिंगल टेंडर इंक्वायरी होती है, और प्रोप्राइटरी सप्लायर होते हैं। तो कई सारे टाइप के टेंडर इंक्वायरीज है वो होती है। क्वेश्चन पूछा गया है सिंगल टेंडर इंक्वायरी से संबंधित है एसटी। तो एसटी है वो क्यों की जाती है? यहाँ पर सिंगल टेंडर इंक्वायरी का मतलब ये होता है कि सिर्फ एक सप्लायर होगा। तो जब एक सप्लायर होगा तो निश्चित रूप से वहां पर कोई न कोई कंडीशन होगी, क्योंकि गवर्नमेंट है वो जीएफआर में ये स्पष्ट रूप से बोलती है कि कंपटीशन होना चाहिए, प्रतिस्पर्धी होने चाहिए जितने भी टेंडर होते हैं। तो यहाँ पर सिंगल टेंडर, सिंगल सोर्स से हम परचेजिंग कर रहे हैं, तो किसी तरीके का कोई कंपटीशन नहीं है। तो कौन सी कंडीशन में सिंगल टेंडर इंक्वायरी की जाती है? ऑप्शन देखते हैं। ए
The user department is aware that there is only one manufacturer of the required goods. मतलब कि उपयोगकर्ता डिपार्टमेंट है वो जानता है कि दूसरी जगह पर कोई सप्लायर है ही नहीं, उसका एक ही मैन्युफैक्चरर है। तो निश्चित रूप से जब सिंगल मैन्युफैक्चरर होगा तो एक से ही खरीदी करनी पड़ेगी। उसके बाद में दूसरी कंडीशन है बी of emergency when the required goods are necessarily to be purchased from a particular source। ये भी एक कंडीशन होती है कि इमरजेंसी कंडीशन हो गई है और टेंडर प्रोसेस है वो लंबा हो सकता है, तो एक पर्टिकुलर सोर्स से खरीदी की जा सकती है। तीसरा देखते हैं सी ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मशीनरी और स्पेयर पार्ट्स टू बी कंपेटिबल टू द एग्जिस्टिंग सेट्स ऑफ इक्विपमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कोई मशीन खरीदी की गई एक पर्टिकुलर सप्लायर से तो वही कॉम्पिटेंट स्पेयर पार्ट्स या मशीनरी है वो दे सकते हैं, दोनों दूसरे मैन्युफैक्चरर है वो नहीं दे सकते। तो तीसरी कंडीशन है ये भी एप्लीकेबल होती है। और चौथा है डी ऑल ऑफ दी अबव। तो ये इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ दी अबव। सभी कंडीशंस हैं वो उन कंडीशंस में सिंगल टेंडर इंक्वायरी की जा सकती है जिसमें एक ही सप्लायर हो, एक ही मैन्युफैक्चरर हो, दूसरा कोई है ही नहीं। इमरजेंसी की कंडीशन में पर्टिकुलर सोर्स से ही खरीद करना। और तीसरी सिचुएशन है कि मान लीजिए कोई प्लांट है वो एक कंपनी ने लगाया है तो निश्चित रूप से मशीनरी या स्पेयर पार्ट्स है वो उसी से खरीदे जाएंगे, दूसरी जगह पर वो मिलेंगे ही नहीं। तब जाकर के हम करेंगे सिंगल टेंडर इंक्वायरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 147 for procurement of goods through single tender inquiry except in case of emergency the ministry oblique department shall provide। मतलब क्या है, एकल निविदा पूछताछ के माध्यम से माल की खरीद के लिए आपात स्थिति को छोड़कर मंत्रालय विभाग को प्रदान करना चाहिए। क्या प्रदान करना होगा? अगर सिंगल सोर्स से ले रहे हैं तो यहां पर ऑब्जेक्शन आ सकता है कि एक से ही क्यों खरीदी कर रहे हैं। तो कंडीशन है वो उसको क्या करना होगा मंत्रालय या विभाग को। तो यहां पर ऑप्शन देखते हैं ए द प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट, बी द इमरजेंसी सर्टिफिकेट, सी द अर्जेंट रिक्वायरमेंट सर्टिफिकेट, डी द यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। इसका सही उत्तर होगा ए द प्रोप्राइटरी सर्टिफिकेट। प्रोप्राइटरी सर्टिफिकेट का मतलब है कि एक पर्टिकुलर सोर्स है उसी के पास में वो चीज मिलती है, दूसरी कहीं पर अवेलेबल नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट। और वहां पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा अगर सिंगल टेंडर इंक्वायरी करते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 148 ए प्रोक्योरिंग एंटिटी में रिस्टोर टू इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन मेथड फॉर प्रोक्योरमेंट इफ। यानी कि ये खरीद संस्था खरीद के लिए इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स नीलामी पद्धति का सहारा ले सकती है यदि कौन कौन सी कंडीशन में इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स मेथड को अडॉप्ट किया जा सकता है। ऑप्शन ए इट इज फिजिबल फॉर द प्रोक्योरिंग एंटिटी टू फॉर्मुलेट ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रोक्योरमेंट, बी there is competitive market of bidders anticipated to be qualified to participate in the electronic reverse auction so that effective competition is restored, see the criteria to be used by the procuring entity in determining the successful bid are quantifiable and can be expressed in monetary terms, d all of the above। इसका सही उत्तर है वो होगा बी डी सभी कंडीशंस में इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन है वो किया जा सकता है। कौन कौन सी कंडीशन यहाँ पर दी गई है आप ये देख सकते हैं। इट इज फिजिबल फॉर प्रोक्योरिंग एंटिटी टू फॉर्मुलेट ए डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। मतलब कि उसने एक कोई फॉर्मूले एक प्रोक्योरिंग एंटिटी ने एक प्रोसेस बनाया है, डिटेल जानकारी दी गई है। उसके बाद में देयर इज कॉम्पिटिटिव मार्केट ऑफ बिडर्स, मतलब कंपटीशन है उसका भी ध्यान रखना है। और तीसरा है द क्राइटेरिया टू बी यूज्ड बाय प्रोक्योरिंग एंटिटी इन डिटरमाइनिंग द सक्सेसफुल बिड। मतलब कि रिवर्स ऑक्शन में क्राइटेरिया बना लिया है कि कौन है वो सक्सेसफुल बिडर होगा। तो ये सारी चीजें अगर कोई डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ने डेवलप कर ली है तो निश्चित रूप से वो इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन है वो मेथड अडॉप्ट कर सकती है। Question number 149 in order to safeguard against a bidder withdrawing or altering its bid during the bid validity period in a
advertised oblique limited tender inquiry, the bidders are required to furnish। मतलब है कि एक विज्ञापित या सीमित निविदा पूछताछ में बोली की वैधता अवधि के दौरान बोली लगाने वाले को अपनी बोली वापस लेने या बदलने से बचाने के लिए बोलीदाताओं को प्रस्तुत करना आवश्यक है। क्या प्रस्तुत करना आवश्यक होगा सप्लायर को? क्योंकि ये जो परचेजर होता है या प्रोक्योरिंग एंटिटी है, उसकी सेफ्टी होगी कि कोई सप्लायर है वो मुकर ना जाए माल देने से या अपनी कंडीशन से ना बदल जाए। तो कोई सेफ्टी या सिक्योरिटी है वो परचेजर को रखनी होगी। ऑप्शन देखते हैं क्या है। ए परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, बी अर्नेस्ट मनी, सी बैंक गारंटी, डी कॉस्ट ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट्स। इसका सही उत्तर है बी अर्नेस्ट मनी। ईएमडी है वो परचेजर या इसको हम क्या बोलेंगे सुरक्षा धनराशि होती है, इस वो रखनी होगी क्योंकि जो बोलीदाता है वो सप्लायर हैं वो उस बोली से अपने आप को बदल ना लें या कंडीशन से उनसे मुकर ना जाएं या माल की सप्लाई ना करें। इसको बिड सिक्योरिटी भी बोलते हैं। तो बिड सिक्योरिटी है वो जमा करनी होगी। और बिड सिक्योरिटी है वो कितनी मात्रा में होती है आगे हम जरूर देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 150। बिड सिक्योरिटी इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड बाई बिडर। किन लोगों को ईएमडी है या बिड सिक्योरिटी जमा करने की आवश्यकता नहीं होती? ऑप्शन देखते हैं। ए रजिस्टर्ड विद द सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन, बी रजिस्टर्ड विद द मिनिस्ट्री ऑब्लिक डिपार्टमेंट कंसर्न्ड, ऑप्शन सी बीइंग मैक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज एमएसईज, और डी ऑप्शन है एनी ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी एनी ऑफ द अबव। रजिस्टर्ड सप्लायर विद सीपीपी, यहां पर भी इनको कोई भी बिड सिक्योरिटी जमा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड सप्लायर है डीजीएस एंड डी की वेबसाइट पर। इसके साथ में ही रजिस्टर्ड विद द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट कंसर्न, वहां पर भी अगर रजिस्टर्ड सप्लायर की लिस्ट है तो उनको ईएमडी देने की आवश्यकता नहीं होती। और गवर्नमेंट ने माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं उनके लिए भी बिड सिक्योरिटी से एग्जेम्पशन दिया गया है। तो ये सब लोग हैं उनको बिड सिक्योरिटी जमा करने की आवश्यकता नहीं होती। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 151। द अमाउंट ऑफ बिड सिक्योरिटी शुड ऑर्डिनरीली रेंज बिटवीन, पूछा गया है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोली प्रतिपूर्ति की राशि सामान्यतः इसके बीच होनी चाहिए। कितनी राशि है वो होनी चाहिए, कितना परसेंट होना चाहिए? ऑप्शन ए 1 to 3% ऑफ द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द गुड्स, बी 2 to 5% ऑफ द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द गुड्स, सी 3 to 7% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स, डी 5 to 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 2 to 5%। 2 से 5% जितना एस्टिमेटेड कॉस्ट है, जितने सामान की वैल्यू है, जितना सामान खरीदना चाहते हैं, सामान की कीमत है, उसके 2 से 5% है वो ईएमडी के रूप में जमा की जाएगी, बिड सिक्योरिटी के रूप में जमा की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 152। बिड सिक्योरिटी में बी एक्सेप्टेड इन द फॉर्म ऑफ, किस रूप में बिड सिक्योरिटी है वो कलेक्ट की जा सकती है प्रोक्योरिंग एंटिटी के द्वारा? मतलब है बोली सुरक्षा निम्नलिखित के रूप में स्वीकार की जा सकती है। ऑप्शन ए अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, बी फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट, सी बैंकर्स चेक, डी बैंक गारंटी फ्रॉम ए कॉमर्शियल बैंक, ई एनी ऑफ दी अबव। इसका निश्चित रूप से आपको उत्तर पता है, ऑप्शन हो जाएगा ई। मतलब कि ईएमडी है वो अकाउंट पे ही डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा सबमिट की जा सकती है, डीडी के द्वारा भी सबमिट की जा सकती है, साथ में फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट के द्वारा भी सबमिट की जाती है, बैंक चेक के द्वारा भी जमा की जा सकती है, बैंक गारंटी के रूप में भी की जा सकती है, परंतु वहां पर कंडीशन है कि कॉमर्शियलाइज बैंक होना चाहिए। इन सभी तरीके से बिड सिक्योरिटी है वो सबमिट की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 153। Bid security normally remains valid for a period of dash beyond the final bid validity period।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूं कि आपको सारे क्वेश्चंस है वो आने वाले, निश्चित आने वाले हैं। और आपको पता है, आपने अगर परीक्षाएं दी हैं तो आप बता सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं, वो बार बार रिपीट होते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मतलब देखते हैं, बोली सुरक्षा सामान्यतः अंतिम बोली अवधि के लिए वैध रहती है। ऑप्शन है ए 15 डेज, बी 30 डेज, सी 45 डेज, डी 60 डेज। तो इसका सही उत्तर है सी 45 डेज। क्वेश्चन नंबर 154, बिड सिक्योरिटी ऑफ अनसक्सेसफुल बिडर शुड बी रिटर्न टू देम। मतलब है कि असफल बोलीदाताओं की बोली सुरक्षा उन्हें वापस कर दी जानी चाहिए कितने दिनों के अंदर? ऑप्शन ए एट द अर्लीस्ट, बी आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द फाइनल बिड वैलिडिटी पीरियड, सी ऑन और बिफोर द 30th डे आफ्टर द अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डी ऑल ऑफ दी अबव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। जो असफल बोलीदाता है उनको जल्दी से जल्दी, जितने दिनों में संभव हो सकती है उतने दिनों के अंदर है वो बिड सिक्योरिटी वापिस कर देनी चाहिए। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ फाइनल बिड वैलिडिटी पीरियड है, इतने इस दिनों इन दिनों में भी कर सकते हैं। और निश्चित रूप से 30 दिनों के अंदर तो उसको कर देना है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है वो एक को दे दिया गया है। जो बाकी जो अनसक्सेसफुल बिडर है उनको 30 दिनों के अंदर बिड सिक्योरिटी है वो वापिस कर देनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 155, बिड सिक्योरिटी ऑफ सक्सेसफुल बिडर्स शुड बी रिटर्न्ड। सफल बोलीदाताओं की बोली सुरक्षा वापिस की जानी चाहिए। ए ऑन अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बी ऑन रिसिप्ट ऑफ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, सी ऑन सबमिशन ऑफ फाइनल बिड, डी नन ऑफ दी अबव। तो इसका सही उत्तर है बी ऑन रिसिप्ट ऑफ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। जब निविदा है वो फाइनल हो गई है, बिड है वो फाइनल हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है और उसके द्वारा परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है वो जमा कर दी गई है, तो निश्चित रूप से उसको बिड सिक्योरिटी वो वापस कर दी जाएगी। तो सही उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 156, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड बाई। मतलब है निष्पादन सुरक्षा द्वारा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। कौन जमा करेगा परफॉर्मेंस सिक्योरिटी? ऑप्शन ए बिडर्स बीइंग रजिस्टर्ड सप्लायर्स, बी बिडर्स नॉट बीइंग रजिस्टर्ड सप्लायर्स, सी बिडर्स बीइंग ओनली फॉर सिंगल टेंडर, डी ऑल ऑफ दी अबव। इसका सही उत्तर होगा डी ऑल ऑफ दी अबव। सभी को ये जमा करनी होगी, या तो वो रजिस्टर्ड सप्लायर है उनको भी जमा करनी होगी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, साथ में ही रजिस्टर्ड सप्लायर नहीं है और वो निविदा उनको फाइनल हुई है तो वो उनको भी जमा करनी होगी। और जो बिडर सिंगल टेंडर इंक्वायरी के लिए सक्सेसफुल हुए, मतलब उनको टेंडर दिया गया है, तो उनसे भी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है वो जमा की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 157, द अमाउंट ऑफ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी शुड ऑर्डिनरीली रेंज बिटवीन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। कोई भी क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। सारे क्वेश्चन है आज के वीडियो में इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, निश्चित रूप से आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। रट लीजिए, ध्यान कर लीजिए। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है वो कितनी राशि होनी चाहिए, कितना परसेंट होना चाहिए? निष्पादन सुरक्षा की राशि सामान्यतः निम्न के बीच होनी चाहिए। ऑप्शन ए 2% टू 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बी 5% टू 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सी 10% टू 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डी 1% टू 3% ऑफ द वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसका सही उत्तर है बी 5% टू 10%। जो ईएमडी है उसके लिए राशि क्या है वो इससे पहले वाले हमने डिस्कस कर ली क्वेश्चन में। और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी अगर जमा कर रहे हैं, ये परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है वो सक्सेसफुल सप्लायर है उनसे ली जाती है। और कितनी मात्रा होती है? 5 से 10%। जितना कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होती है उसका 5 से 10% है वो लिया जाएगा। Question number 158, the amount of performance security may be accepted in the form of। निष्पादन प्रतिभूति की राशि निम्न रूप में स्वीकार की जा सकती है। कौन कौन से रूप में? ए अकाउंट पेई डिमांड ड्राफ्ट, बी फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट, सी बैंकर्स चेक, डी बैंक गारंटी फ्रॉम ए
कमर्शियल बैंक एंड ई एनी ऑफ दी अबव। इनमें से कोई भी तरीके से सक्सेसफुल बिडर है वो अपनी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है वो जमा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 159, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी शुड रिमेन वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ डैश beyond the date of completion of all contractual obligations of the supplier including warranty obligations. Option A 30 days, B 45 days, C 60 days, D 90 days. Correct answer is C 60 days। 60 दिनों के अंदर परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है वो जमा कर देनी चाहिए, लौटा देनी चाहिए जो भी सप्लायर है उसको, सक्सेसफुल बीडर को, क्योंकि उसने सारे कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं वो कंप्लीट कर दिए हैं, वारंटी पीरियड भी कंप्लीट कर दिया है, तो उससे जो ये परफॉर्मेंस सिक्योरिटी ली गई थी वो वापस लौटा दी जाएगी। और परचेज प्रोसीजर के T20 क्वेश्चन का अंतिम क्वेश्चन है 160, एडवांस पेमेंट टू सप्लायर शुड नॉट बी मेड इन केस ऑफ। मतलब है आपूर्तिकर्ता को अग्रिम भुगतान नहीं किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर सर्विसिंग ऑफ ए एयर कंडीशनर्स, कंप्यूटर्स, अदर कॉस्टली इक्विपमेंट्स। बी फैब्रिकेशन कॉन्ट्रैक्ट्स, टर्न की कॉन्ट्रैक्ट्स। सी कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर सप्लाई ऑफ एनी ऑर्डिनरी गुड्स। डी कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एनी काइंड अवॉर्डेड टू ए प्राइवेट फर्म। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ सप्लाई ऑफ ऑर्डिनरी गुड्स। जो ऑर्डिनरी गुड सामान्य जो सामान पहुंचा रहे हैं उनके लिए एडवांस पेमेंट है वो नहीं करना होगा। जो भी खरीदी करने वाले डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, तो ऑर्डिनरी गुड्स के लिए एडवांस पेमेंट है वो उसका कोई प्रावधान नहीं है जीएफआर के अनुसार। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि एडवांस पेमेंट है वो कितना किया जा सकता है। अगर गवर्नमेंट एजेंसी है, गवर्नमेंट सप्लायर है, गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी है तो कितने परसेंट तक एडवांस पेमेंट किया जा सकता है, और अगर प्राइवेट फर्म है तो कितने परसेंट तक पेमेंट किया जा सकता है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।